जय हिंद। मेरे चैनल एसआईपी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे महाजनपद काल। इससे पहले हम लोगों ने देखा था पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में हम एक वीडियो पूरा कंप्लीट किए हैं। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। जो लोग चैनल पर नए होंगे जाएंगे जब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में तो आपको वीडियो दिखाई देगी। मैंने बनाया है समीक्षा अधिकारी स्पेशल बैच। 27 जुलाई एग्जाम डेट आ गई है, उसी को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है। पूरा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप तैयारी में बस लग जाइए और देखिएगा प्रीलिम्स एकदम आराम से निकालेंगे। पूरा विषय में पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री चल रहा है, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस और ईवीएस। और जो लोग नहीं देखे हैं पिछली वीडियो को तो वही बताया कि जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको पूरा समीक्षा अधिकारी स्पेशल बैच के प्लेलिस्ट में आपको पूरी टॉपिक मिल जाएगी। ठीक है, 3 टॉपिक चला हुआ है और मैं एक वीडियो में एक टॉपिक ही कंप्लीट कर रहा हूं, चाहे वो टॉपिक बड़ा हो चाहे छोटा हो। ठीक है, मतलब कि एक बार आप वीडियो देखें तो आपको ये लगे कि हाँ हमारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया और कोई फैक्ट हमारे छूटे नहीं। मतलब आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन बैंक उठाइए और मेरी वीडियो पढ़िए, उसके बाद उस क्वेश्चन को लगाइए, आप देखिएगा आप सब क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है महाजनपद काल। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, तो आइए इसको देखा जाए। ठीक है, जितने क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं मैंने वही आपको लिख के पढ़ाया ही है कि फालतू चीजें पढ़ना ही नहीं है और इंपॉर्टेंट चीज छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात आती है महाजनपद काल में कि महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। ठीक है, इस बारे में तो आपको मैं बताया था वैदिक काल आप पढ़े थे। वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में कृषि का महत्व बहुत था, आप भी जानते हैं, जो मैंने पढ़ाया था आपको। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो उसी समय लोहे की खोज हुई और लोहे के चलते कृषि का महत्व बढ़ गया, क्योंकि लोहे से हल बना। अब कृषि का महत्व बढ़ा, कृषि क्रांति हुई, तो फिर क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में तरक्की हुई। तो देखिए वही मैंने बताया है कि लोहे के प्रचुर प्रयोग से अधिशेष कृषि का जन्म हुआ। और पिछली वीडियो में बताया था कि एग्रीकल्चर 2 प्रकार का होता है कृषि। एक होता है जीवन निर्वहन कृषि, एक होता है अधिशेष कृषि। जीवन निर्वहन कृषि का मतलब कि जिससे हमारी जीविका बस चल जाए, हम इतना ही जीवन निर्वहन कृषि के करें कि मतलब 1 साल हम खाना पीना आराम से खा लें। ठीक है, और दूसरा होता है अधिशेष कृषि। ठीक, अधिशेष कृषि क्या भाई, उसमें यह है कि हम इतना अनाज बोएंगे कि जिससे हम 1 साल तो खा भी लें और फिर आराम से उसको बेच लें और बेच के हम मुनाफा कमाएं। ठीक है, तो जब मुनाफा कमाएंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हमारी सत्ता बदलेगी, सत्ता मतलब अपनी सत्ता में परिवर्तन होगा, महत्व बढ़ेगा। तो वही लोहे के प्रचुर प्रयोग से अधिशेष कृषि आरंभ हुई, जिससे आर्थिक प्रगति हुई और उससे क्या हुआ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को विस्तार मिला। ठीक है, तो उस समय क्या थे, जन थे, जो कबीला थे। देखिए यहां पे मैंने लिखा है हमारा जीवन उस समय कैसा था। उस समय में जैसे ही वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड खत्म हुआ, उसी के बाद जो कबीले थे वो जन में चेंज हुए, जन जनपद में चेंज हुए और जनपदों को मिला के क्या बन गया, महाजनपद। ठीक है, तो वही महाजनपद काल हम लोगों को पढ़ना है। तो महाजनपद काल के जानने के स्रोत भी क्या है, स्रोत का मतलब सोर्स 2 है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, एक पुरातात्विक है, दूसरा साहित्यिक है। तो पहले हम देखें पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, कि पुरातात्विक क्या कहते हैं सोर्स। तो आहत या पंचमार्ग सिक्के ये भारत के प्राचीनतम सिक्के थे और ये चांदी द्वारा निर्मित थे। इन्हीं को साहित्य में कासार्पण कहा गया है और इन पर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे। तो देखिए यहां से क्वेश्चन कितने आए, किताब में तो आप ये पढ़ेंगे। यहां पे क्या होता है मतलब पढ़ाने का कि टू द पॉइंट और कम समय में एक टॉपिक तैयार, कि एक वीडियो देखे तो आपको किताब पढ़ने का उतना प्रेशर नहीं देना पड़ा, आपके सारे काम हो गए कम शब्दों में। ठीक है, अब पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या हुआ, आपसे पूछेगा महाजनपद काल का पुरातात्विक सोर्स क्या है, तो आप बताएंगे कि आहत या पंचमार्ग सिक्के। ठीक, तो फिर कहेगा कि ये क्या है आहत पंचमार्ग सिक्के, तो आप बताएंगे भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, ये चांदी द्वारा निर्मित होते थे और इनको साहित्य में कासार्पण कहा गया है और इन पर ठप्पा देकर निशान बनाया। ठप्पा, ऐसे ठप्पा दे दिए, निशान कैसा ठप्पा भाई, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, कुछ ठप्पे में क्या क्या निशान था। तो मछली, पेड़,
मोर, यज्ञ वेदी, जो यज्ञ की वेदी होती है, ठीक, उसके बाद हाथी, फिर शंख, फिर बैल और ज्यामितीय वृत्त, ठीक है, सर्कल, उस वृत्त, ज्यामितीय वृत्त में वृत्त है, चतुर्भुज है, ट्रायंगल, त्रिकोण है, और खरगोश। तो इतनी चीजें ठप्पा देकर बनाई जाती थी, उसी को हम आहत या पंचमार्क सिक्के कहते थे, ठीक है। और इन सिक्कों का अगर कालक्रम देखें तो ये 500 से 200 ईसा पूर्व है, मतलब कि मौर्य काल के मध्य ये सिक्के प्राप्त हुए हैं, और ये जानकारी देते हैं महाजनपद काल के बारे में। पुरातात्विक स्रोत। अब हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की, ठीक है, जो लिटरेचर क्या कह रहा है सोर्स के माध्यम से। तो ये बता रहा है कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो 2 ग्रंथों में देखने को मिला, एक जैन ग्रंथ, दूसरा बौद्ध ग्रंथ। जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है और बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख किन ग्रंथों में दिखाई देता है, तो आप बताएंगे जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। तो आइए देखिए, तो ये हमारे 16 महाजनपदों का उल्लेख बता रहा है 2 ग्रंथ, ठीक है। फिर पूछेगा कि क्या 22 महाजनपदों का उल्लेख भी किसी ग्रंथ में मिला है, तो बिल्कुल, जो पाणिनि का अष्टाध्यायी पुस्तक है उसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। तो यहां से 2 क्वेश्चन, एक तो सीधे क्वेश्चन कि 22 महाजनपदों का उल्लेख कहां मिलता है, तो पाणिनि जी लेखक थे, इनकी पुस्तक थी अष्टाध्यायी, उसमें मिलता है। दूसरी बात, ये अष्टाध्यायी से क्वेश्चन क्या बनता है, ये संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है, अष्टाध्यायी, लेखक कौन है, पाणिनि, ठीक है। और फिर बौद्ध ग्रंथ जो महावस्तु है ना, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये महाजनपद काल का परिचय था। आइए अब आगे बढ़ा जाए। अब हम महाजनपदों को शुरू करेंगे 1 by 1, ठीक है। तो देखिए पहला महाजनपद, अब पहला महाजनपद काशी। तो यहां पे एक चीज और गौर करिएगा काशी पढ़ते ही, कि उत्तर प्रदेश की चीजें मैंने पहले लिखी हैं, मतलब एक सीक्वेंस में। तो उत्तर प्रदेश से कितने महाजनपद थे, कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो 8 यूपी से थे, बिहार से 3 थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत से एक थे, मतलब 8 यूपी से, बिहार से 3, तो 8 3 11, फिर एक मध्य प्रदेश 12, एक राजस्थान 13, एक दक्षिण भारत 14, और 2 जो हैं वो हमारे भारत के बाहर मिले हैं, जो गांधार और कंबोज है, ये आपके 16, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी, ठीक है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वही जो आधुनिक बनारस का क्षेत्र है ना, यही काशी उस समय महाजनपद था, ठीक। मुख्य बिंदु की बात करें तो मगध के उत्कर्ष से पहले जो काशी है, ये सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए कि 16 महाजनपदों में सबसे अधिक पावरफुल कौन था, मगध। लेकिन क्वेश्चन करेगा कि जब तक मगध का उत्कर्ष नहीं हुआ उससे पहले सबसे पावरफुल महाजनपद कौन था, तो आप बताएंगे काशी। और काशी इतना पावरफुल था कि इसके अधीन 2 महाजनपद थे, कौशल और अंग, ठीक है। अथर्ववेद जो है इसमें सबसे पहले काशी का उल्लेख मिला है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस वेद में सबसे पहले काशी महाजनपद का उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में, ठीक है। यह एक समृद्धशाली नगर था, यहाँ सूती और रेशमी वस्त्रों और घोड़ों के व्यापार और संगीत ज्ञान के लिए ये फेमस था। मेन रूप से समृद्धशाली नगर किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सूती और रेशमी वस्त्र यहाँ बनते थे और घोड़ों के व्यापार और संगीत ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट, 23वें जैन तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ, ठीक है, इनके जो पिता अश्वसेन थे ये काशी के ही राजा थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि क्या काशी महाजनपद से किसी जैन तीर्थंकर का कोई संबंध रहा है, तो आप बताएंगे बिल्कुल, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे स्वामी पार्श्वनाथ, उनके पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे, ठीक है। अगला दूसरा महाजनपद है कौशल, ठीक है।
इसकी राजधानी दो राजधानी। कई कई जगह पे दो राजधानियां मिलेंगी, इसीलिए दो राजधानी को मैंने बाकायदे इस तरह बनाया है कि आपको आराम से याद होगा। पिछली बार बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी में ये क्वेश्चन यहां से आए हैं बराबर, महाजनपद से दो राजधानियों का। ठीक है, तो महाजनपद कोसल दो राजधानी, इसकी उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी राजधानी कुसाउती। ठीक है, वर्तमान स्थिति की बात करें तो आधुनिक जो अवध का क्षेत्र है मतलब फैजाबाद, वही उस समय कोसल हुआ करता था। ठीक है, मुख्य बिंदु ऐतिहासिक महत्व है कि विशाल महाजनपद था, और दूसरी बात कि इसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण नगर अयोध्या भी आता था। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए वत्स महाजनपद। ठीक है, मैं एक एक बार पढ़ा के 16 खत्म करूंगा, तो आप इस वीडियो को जब 2 बार देखेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, यही कौशाम्बी जो आप इलाहाबाद के पास देखते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो बताया आधुनिक इलाहाबाद और बांदा जिले में यमुना नदी के किनारे या तट पर। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कुसाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता थी, इसीलिए इसका नाम कौशाम्बी पड़ा। ठीक है, मुख्य बिंदु की बात करें तो जो वत्स नरेश उदयन है ना, ये पौरव वंश के थे जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ये यहीं के राजा थे। ठीक है, वत्स के, यहां ध्यान दिए, गौर करिएगा बात को। एक है आपका उदयन, वो अजात शत्रु के बेटे मिलेंगे, आप जब पढ़ाएंगे आपको मगध राजवंश का पहला वंश, जिसे पितृहंता वंश कहते हैं। ठीक है, तो वहां जब हम मगध वंश में पढ़ेंगे ना हर्यक वंश, तो उसके शासक अजातशत्रु के पुत्र हैं, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु के पुत्र उदयन, तो उदयन है। ठीक, वो अलग है, और ये उदयन है, ये पौरव वंश के हैं, ये गौतम बुद्ध के समकालीन है। यहां से क्वेश्चन करेगा तो आप बताएंगे कि ये वत्स के राजा थे उदयन, जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, आगे देखिए, यही वो उदयन है वत्स नरेश जिन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल से किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो वत्स के राजा उदयन, या वत्स के राजा उदयन ने किस बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली, बौद्ध धर्म की पिंडोल से। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। 3 महाजनपद आपने देखा, अब चौथा महाजनपद। ठीक है, चौथा महाजनपद मल्ल। ठीक, मल्ल महाजनपद, इसकी भी 2 राजधानी, एक कुशीनगर और एक पावापुरी। ठीक है, वर्तमान स्थिति की बात करें मल्ल की तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और देवरिया का जो क्षेत्र है वही उस समय मल्ल महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, गोरखपुर और देवरिया का क्षेत्र, और 2 राजधानी कुशीनगर और पावापुरी मल्ल गणराज्य की ही राजधानी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ से, एक मुख्य बिंदु, यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था दिखाई देती है। तो ध्यान रखिएगा, अभी आगे आएगा वज्जी जो बिहार में है और ये यूपी में है। तो मल्ल और वज्जी पूरे 16 महाजनपद में केवल यही 2 महाजनपद ऐसे हैं जहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, मतलब कि राजतंत्रात्मक नहीं, जो आज हमारे भारत में है, हमारे डेमोक्रेसी में है, लोकतंत्र में कि गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब ये होता है, लोकतंत्र का मतलब जनता का जनता द्वारा ही शासन लोकतंत्र है। ठीक है, और गणतंत्र का मतलब कि वो शासन व्यवस्था वंशानुगत नहीं होगी, जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। तो आपका जो मल्ल और वज्जी है वहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती थी 2 महाजनपद में, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी 14 में राजतंत्रात्मक। अगला महाजनपद है चेदी, इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोत्थीवती या शक्तिमथी, ऐसे कई ठो आपको राजधानी देगा, तो सब अगर नाम ऐसे मिलते हैं तो वो चेदी की ही बात कर रहा है। तो चेदी की राजधानी सुक्तिमती, सोत्थीवती। वर्तमान स्थिति की बात करें तो आधुनिक बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वही चेदी महाजनपद हुआ करता था। मुख्य बिंदु क्या है, महाभारत में इस महाजनपद का उल्लेख है। ठीक है, क्यों भाई, शिशुपाल यहीं का शासक था, जो श्री कृष्ण भगवान जिसको कहे थे कि 100 गाली माफ करेंगे 101 पे मुंडी उड़ा देंगे, और यहू भाई साहब नहीं माने और 101 गाली पे इनकी मुंडी उड़ गई। ठीक है,
तो ये जो शिशुपाल थे ये यही चेदी के शासक थे, तो याद रखिएगा। अगला महाजनपद है कुरु। यही कुरु जो आप सुनते हैं कुरुक्षेत्र, राजधानी है इंद्रप्रस्थ। यही राजधानी, दिल्ली का पुराना नाम पूछता है क्वेश्चन, सबसे प्राचीन नाम दिल्ली का क्या है भाई, तो इंद्रप्रस्थ है। इस तरह तो दिहलिका और ढिल्लिका तोमर नरेश अनंगपाल के समय में आया, उससे दिल्ली बना, लेकिन अगर प्राचीन की बात करें तो दिल्ली का प्राचीन राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, वर्तमान स्थिति की बात करें, प्रेजेंट टाइम में इनका लोकेशन, तो दिल्ली मेरठ और हरियाणा का जो ये क्षेत्र है मिला हुआ, दिल्ली मेरठ हरियाणा की जो बाउंड्री है वही कुरु महाजनपद उस समय हुआ करती थी। ठीक है, मुख्य बिंदु की बात करें तो महाभारत काल का एक तो प्रसिद्ध राज्य था ये कुरु। ठीक है, दूसरी बात ये अपने बुद्धि और बल के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, और महाभारत कालीन आप सुने हैं ना, हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था, कुरु में। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। मैं इधर हटता हूं कि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, 6 महाजनपद देखें, अब 7वां महाजनपद। आइए बात करते हैं सूरसेन की। ठीक है, तो अगला महाजनपद है आपका सूरसेन। ये सब यूपी वाले आप देख रहे हैं सामने क्रम से। इसकी राजधानी है मथुरा। वर्तमान स्थिति की बात करें तो आधुनिक मथुरा का क्षेत्र। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी जो मथुरा है वही आपका सूरसेन हुआ करता था। ठीक, मुख्य बिंदु, यहाँ का शासक जो अवंती पुत्र था ये महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, तो ध्यान रखिएगा। उधर आप पढ़े वत्स नरेश उदयन, वत्स महाजनपद में कि वत्स नरेश उदयन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। एक क्वेश्चन कर सकता है कि किस महाजनपद के शासक महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, तो आप बताएंगे जो अवंती पुत्र है वो सूरसेन महाजनपद के अवंती पुत्र शासक थे और ये महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। ठीक है, प्राचीन यूनानी लेखक ने बताया कि इसका नाम सूरसेनोई था और इसकी राजधानी को यूनानी लेखक मेथोरा बोलते थे, जिसको आज हम मथुरा बोलते हैं। ठीक है, और आप ये जानते ही हैं कि श्री कृष्ण भगवान यहीं के राजा थे, मथुरा के सूरसेन के। ठीक है, अगला महाजनपद, अगला है पांचाल। पांचाल समझ ही रहे होंगे कि यहीं से द्रौपदी जी थी। ठीक है, तो पांचाल की भी 2 राजधानी थी, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी राजधानी पांचाल की अहिछत्र थी और दक्षिणी थी कामपिल्ली। ठीक है, वर्तमान स्थिति की बात करें तो आधुनिक रुहेलखंड का जो क्षेत्र है वही पांचाल महाजनपद हुआ करता था। अब देखिए यहां से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस 2017 के 18, कोविड-19 के पहले 2017 या 18 में ये क्वेश्चन यहां से आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पूछा बुंदेलखंड, देखिए रुहेलखंड और पांचाल, उसने सीधे पूछा कि रुहेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं और 3-3 का पेयर बना के ऑप्शन बनाया था, तो ये भी ध्यान रखना है। एक तो पांचाल का लोकेशन है वर्तमान स्थिति की आधुनिक रुहेलखंड का क्षेत्र, और रुहेलखंड में कौन कौन जिले आते हैं भैया, तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, इसको बड़े ध्यान से याद रखिएगा। अब पांचाल का मुख्य बिंदु, ब्रह्मदत्त जो है वो पांचाल का एक शक्तिशाली शासक था और प्रसिद्ध नगर जो कन्नौज है ना, इसी राज्य में स्थित था। ठीक है, और इस कन्नौज के बहुत से नाम थे, आप यहां देख लीजिए। इसी कन्नौज का प्राचीन नाम महोदया, महोदय श्री या महोदया श्री और महोदय नगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है कि महोदया श्री, महोदय श्री, महोदया नगर, महोदय नगर किसका नाम है, ये कन्नौज का नाम है। इसी कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं और द्रौपदी इसी पांचाल से थी। ठीक है, इसीलिए पांचाली, वो 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे पांचाल की ही द्रौपदी थी। ठीक है ना, आइए अगला देखा जाए, अगला महाजनपद, अगला है अंग महाजनपद। ठीक है, इसकी राजधानी चंपा थी और इसी चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। वर्तमान स्थिति की बात करें अंग की, तो बिहार का जो भागलपुर और मुंगेर जिला है ये आपके अंग का लोकेशन था उस समय में। आज जो आप भागलपुर मुंगेर जिला देख रहे हैं उस समय का वो अंग महाजनपद था। मुख्य बिंदु की बात किया जाए तो प्राचीन काल में
अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए ये प्रसिद्ध था, इसीलिए इसे बौद्ध साहित्य में वाणिज्यम कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा कौन सा महाजनपद है जो प्राचीन काल में व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था और उसे बौद्ध साहित्य में वाणिज्यम कहा गया। आप बताएंगे अंग महाजनपद, जो इस समय बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में उसका लोकेशन। ठीक है, अंग का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिला है। ठीक है, तो देखिए दो महाजनपद आपको अथर्ववेद से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अंग का भी प्राचीनतम उल्लेख कहाँ है भाई? अथर्ववेद में, और काशी का भी उल्लेख अथर्ववेद में। ठीक है, यह सबसे पूर्वी महाजनपद था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का मैप जब आप देखेंगे, ये इंडिया का मैप, तो इधर वाली शाखा, तो ये आपका जो बिहार का है बॉर्डर, ये अंग सबसे पूर्वी दिखाई देगा। तो सबसे पूर्वी जनपद कोई है पूरे महाजनपद में, तो अंग है। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। 9 जनपद हुए महाजनपद। अब है 10वां महाजनपद, जिसका नाम है मगध। ठीक है, सबसे पावरफुल। मगध की राजधानी हमेशा पूछता है गिरिब्रज या राजगीर। ठीक है, प्रथम बौद्ध सभा यही हुई थी, गिरिब्रज राजगीर में। ठीक, यहां के निवासियों को व्रात्य कहा गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है कि कहां, किस महाजनपद के निवासियों को व्रात्य कहा गया है, तो मगध महाजनपद। वर्तमान स्थिति, आधुनिक जो पटना और गया का क्षेत्र आप देख रहे हैं, वही इसकी वर्तमान स्थिति है। ठीक है, मुख्य बिंदु, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद। कहा ही है कि 16 महाजनपदों में आपको सबसे पावरफुल जनपद पूछेगा महाजनपद, तो आप बताएंगे मगध। लेकिन जब क्वेश्चन करेगा कि 16 महाजनपदों में मगध के पूर्व सबसे पहले कौन शक्तिशाली था, तब काशी था। लेकिन जब मगध का उत्कर्ष हुआ तो 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल मगध। और इस मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, और इसके बाद का शासक जरासंध था, और इसी के बाद सबसे पहला वंश आया हर्यक वंश, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, अगला महाजनपद देखिए वज्जी। याद करिए, मल्ल जब पढ़ाया तो वज्जी बताया ना अभी, कि मल्ल और वज्जी में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, बाकी 14 में राजतंत्रात्मक। ठीक है, तो वज्जी, इसकी राजधानी विदेह और मिथिला और वैशाली, मतलब तीनों नाम एक है। विदेह आए तो, मिथिला आए तो, वैशाली आए तो, किस महाजनपद की राजधानी है, तो आप बताएंगे वज्जी की। ठीक है, वर्तमान स्थिति, बिहार और नेपाल के बीच जो जनकपुर जिला है, एकदम बिहार और नेपाल के बीचों बीच जनकपुर जिला, वहीं पे वज्जी हुआ करता था। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है? वज्जी जो था ये 8 गणराज्यों का संघ था। कहीं कहीं था 8 पुलों का संघ था। पुल का मतलब फ्लाईओवर, ओवर भी मत समझ लीजिएगा, पुल का मतलब गणराज्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो वज्जी 8 गणराज्यों का एक संघ था, और इसमें वज्जी के अलावा वैशाली के लिच्छवी थे, मिथिला के विदेह थे, और कुंडग्राम के ज्ञानत्रिक थे। ये लोग प्रसिद्ध थे। ठीक है, इसी कुंडग्राम के ज्ञानत्रिक के जो सरदार थे, वही तो महावीर स्वामी के पिता थे। ठीक है, तो ये है वज्जी 8 गणराज्यों का संघ, और वज्जी के अलावा वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के ज्ञानत्रिक प्रसिद्ध रहे हैं। सबसे बड़ी बात, यहां विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा, अब पूछा भी है, पीसीएस में कई बार पूछा है और आईएएस में, कि पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे विश्व का प्रथम गणतंत्र कहां देखने को मिलता है, तो पूरे विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व का पहला गणतंत्र वो देखने को मिलता है वज्जी में, और फिर मल्ल में। ठीक है, और इसमें सबसे प्रसिद्ध कोई था तो लिच्छवी। ठीक है, अगला महाजनपद, जिसका नाम है मत्स्य महाजनपद। इसकी राजधानी विराटनगर। वर्तमान स्थिति, आधुनिक जयपुर और भरतपुर का क्षेत्र। ठीक है, जो जयपुर और भरतपुर है वही मत्स्य महाजनपद हुआ करता था। राजधानी विराटनगर। मुख्य बिंदु, महाभारत काल में पांडवों ने यहां अपना अज्ञातवास का समय बिताया था। तो क्वेश्चन कर सकता है कि पांडवों द्वारा अपने अज्ञातवास का समय जहां बिताया गया था वो किस महाजनपद में? 4 ऑप्शन आ गया, तो यही मत्स्य महाजनपद ही वो था जहां महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय बिताया था। अब आइए 4 महाजनपद और हैं, उनको देख लिया जाए।
तो 12 हो गया 13। 13वां महाजनपद अवंती। अवंती की भी दो राजधानी, उत्तरी और दक्षिणी। तो अवंती की उत्तरी राजधानी उज्जैन और दक्षिणी राजधानी महिष्मती। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाहुबली में फिल्म में आपको महिष्मती याद होगा। तो अवंती की उत्तरी राजधानी उज्जैन और दक्षिणी राजधानी महिष्मती। वर्तमान स्थिति की बात करें तो आधुनिक मालवा का क्षेत्र, मतलब मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, मालवा आ गया तो। ठीक है, मुख्य बिंदु की बात करें तो दोनों राजधानियों के बीच में वेत्रवती नदी बहती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस महाजनपद के दो राजधानियों के बीच वेत्रवती नदी बहती थी। तो उज्जैन और महिष्मती राजधानियां जो अवंती महाजनपद की राजधानी थी, इन्हीं के बीचों बीच वेत्रवती नदी बहती थी। अगला पॉइंट, मगध के अतिरिक्त यही महाजनपद था जहां लोहे की खानें थी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा महाजनपद है जहां मगध के अलावा लोहे की खान देखने को मिली है। ठीक है, जहां लोहा मिला। ठीक, तो वो आपका अवंती था। और चीनी यात्री जिनका नाम है युआन च्वांग, इनकी रचनाओं में अवंती का कई बार उल्लेख हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन बहुत है कि चीनी यात्री युआन चांग ने अपनी रचना में किस महाजनपद का कई बार उल्लेख किया है, अवंती का। और गौतम बुद्ध अवंती नहीं जा पाए थे। मतलब गौतम बुद्ध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी है पीसीएस में कि गौतम बुद्ध अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हर महाजनपद में कई जिलों में गए, लेकिन ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां वो नहीं जा पाए थे, वो अवंती था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 14वां महाजनपद है अस्मक या अस्सक। ठीक है, दो नाम मिलते हैं, अस्मक या अस्सक। इसकी राजधानी पोटली या पोटन। ठीक है, वर्तमान स्थिति की बात करें तो आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये महाजनपद अस्मक या अस्सक, राजधानी पोटली दे, पोटन दे, पोतन दे, सब एक ही बात कर रहा है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में तो कहा ना कि ओनली वन, जो बताया था अभी इसके पहले गिनाया था आपको, दक्षिण भारत यही है साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद। ठीक है, तो मुख्य बिंदु देखिए लिखे भी हैं कि एकमात्र महाजनपद जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित आधुनिक महाराष्ट्र और महाजनपदों में केवल यही है जो दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक है, तो एकमात्र महाजनपद जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित है, जिसको आप बोलते हैं आज प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र। और दूसरा मुख्य बिंदु कि महाजनपदों में केवल यही दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक है, 15वां महाजनपद गांधार, जो भारत से अब बाहर की बात हो रही है। ठीक है, इसकी राजधानी तक्षशिला। वर्तमान स्थिति रावलपिंडी और पेशावर का क्षेत्र, तो हो गया भारत के बाहर ना, पाकिस्तान। ठीक है, रावलपिंडी और पेशावर। ठीक, और इनसे मुख्य बिंदु, यह प्राचीन काल में विद्या और व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो जो तक्षशिला है राजधानी, मतलब गांधार महाजनपद, ये प्राचीन काल में विद्या और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। और रामायण के अनुसार अगर देखा जाए तो इस नगर की जो स्थापना है वो भरत के पुत्र तक्ष ने की थी, इसीलिए इसकी राजधानी का नाम पड़ा था तक्षशिला। ठीक है, तो रामायण के अनुसार कह रहा है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। आइए अब आगे लास्ट महाजनपद देखा जाए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब लास्ट है 16वां कंबोज। ठीक, देखिए कंबोज महाजनपद जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक, दोनों में से कोई देगा तो आप आराम से ध्यान रखिएगा। हाटक भी कंबोज की ही राजधानी है और राजपुर भी कंबोज की ही राजधानी है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो राजौरी और हजारा जिले में। ठीक है, मुख्य बिंदु की बात किया जाए तो प्राचीन समय में जो कंबोज है, ये महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। मतलब कि अगर श्रेष्ठ घोड़े कहीं अगर किसी महाजनपद में हैं तो वो कंबोज में थे। ठीक है, और कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है। इसका अर्थ होता है कि कृषि करने वाला, पशुपालन करने वाला, वाणिज्य व्यापार करने वाला और शस्त्र द्वारा अपनी जीविका चलाने वाला, उसी को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा जाता है।
ठीक है, ये कौन कहा है? कौटिल्य कहे हैं। तो ये आपके आज पूरे महाजनपद 16 महाजनपद थे जहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर बार आते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको एकदम बाकायदे मन से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को एक से दो बार देखेंगे ना तो किताब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़े आराम से आप पढ़ाई करेंगे, वीडियो देखते जाएंगे, पूरी तैयारी होती जाएगी। और फिर उसके बाद अपना प्रीवियस ईयर का कोई भी किताब उठाइए और सीधे अब इस टॉपिक सवाल लगाइए, फिर देखिए आप कहेंगे हम फटाफट लगा रहे हैं। और कई फैक्ट ऐसे हैं जो बुक में नहीं दिए हैं। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो चीज यहां नहीं समझ में आएगी उसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, और जितने आपके प्लेटफॉर्म होंगे हर जगह उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।